नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती तकरार और पाकिस्तान की आतंक नीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिकी राष्ट्रपति की यूरोपीय संघ को दो टूक, 25% टैरिफ लगाने के दिए संकेत। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी से भी मोड़ा मुंह। ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात में खनिज समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। नहीं मिली मैक्सिको और कनाडा को राहत। ट्रंप ने 4 मार्च से थोपा 25% टैरिफ। चीन को भी चुकाने होंगे 10% अतिरिक्त शुल्क। अवैध ड्रग्स तस्करी को रोकने में विफल रहने का आरोप। तुर्की की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को भंग किए जाने की घोषणा। जेल में बंद संगठन के नेता अब्दुल्ला ओकलान ने लिखित बयान में हथियार डालने का भी किया आह्वान। संयुक्त राष्ट्र ने सूडान में युद्ध के और बढ़ने की दी चेतावनी। बड़े पैमाने पर अकाल और भूखमरी की जताई आशंका। कहा असमय हो सकती है लाखों लोगों की मौत। ऑस्कर विजेता जीन हैकमैन और उनकी पत्नी बेट्सी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मौत का कारण स्पष्ट नहीं। जीन के नाम 2 ऑस्कर, 2 बाफ्टा और 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। और आइए पहली खबर की ओर चलते हैं। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो या व्यापार की, अमेरिका और यूरोप के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से आयात होने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। वहीं यूरोप भी अब अमेरिका के सामने अपना रुख कड़ा कर रहा है और आने वाले दिनों में ये तकरार और बढ़ने की संभावना है। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता संभालने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन, मैक्सिको, कनाडा समेत यूरोप के कई देशों पर टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन के मामले पर बरसों पुराने अपने सहयोगी यूरोप को दरकिनार कर रूस के साथ खड़े हो गए हैं। अपनी सुरक्षा खुद करने की नसीहत के साथ यूरोपीय देशों पर अपना रक्षा बजट बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने टैरिफ का तीर छोड़कर यूरोपीय संघ में दरार डालने की कोशिश की है। ट्रंप ने अपनी पहली बैठक में ईयू के ऊपर गाड़ियों समेत दूसरे उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का इशारा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईयू का गठन अमेरिका को परेशान करने के लिए हुआ था। इसकी नीतियों के कारण अमेरिकी खाद्य उत्पादों और कारों के निर्यातकों को नुकसान हो रहा है। तो सवाल उठता है कि टैरिफ के बहाने क्या ट्रंप की नजर पूरे यूरोपीय संघ पर है? हाल ही में संपन्न हुए जर्मनी के चुनाव में ट्रंप और उनके सहयोगी अरबपति एलन मस्क ने दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी का खुलकर समर्थन किया था। हालांकि एएफडी अपने शानदार प्रदर्शन के बावजूद सत्ता से दूर रही है। इससे पहले जर्मनी के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इमिग्रेशन में ढिलाई बरतने और फ्री स्पीच को रोकने का आरोप लगाकर पूरे यूरोप को सन्न कर दिया था। वहीं ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के नाटो में शामिल होने के सपने को भी तोड़ दिया है। यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने का फैसला कर दो टूक कह दिया है कि यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोप की है, इससे अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भविष्य में दोबारा रूस के हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का आह्वान किया है। अब यूरोप को भी लगने लगा है कि ट्रंप के रुख को बदलना शायद आसान नहीं है। कई देश अपनी सुरक्षा की तैयारियों में जुट गए हैं।
ब्रिटेन ने 2027 तक अपने रक्षा खर्च को 2.5% तक बढ़ाने की योजना की घोषणा कर दी है। वहीं यूरोप के कई देशों ने ट्रंप के बयानों को नजरअंदाज करने के बजाय जवाब देने का मन बना लिया है। सोमवार को ट्रंप से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति मैक्रोन ने मजबूती के साथ यूरोप और यूक्रेन का पक्ष रखा। उधर जर्मनी के भावी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मैक्रोन से मुलाकात कर एकजुट रहते हुए यूरोपीय ताकत को बचाए रखने का संकल्प दोहराया। इतना ही नहीं, ईयू ने टैरिफ पर भी बराबर जवाब देने की बात कही है। ईयू का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड मार्केट ईयू अमेरिका के लिए वरदान है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य, रिटायर्ड और विदेशी मामलों के जानकार हैं। एम्बेसडर भट्टाचार्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भट्टाचार्य जी, अभी जो हमारे पास खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था, उन्होंने 10% और टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो 25% टैरिफ लगाने की बात थी, जिसको कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था, लेकिन उनका कहना है कि 4 मार्च से वो टैरिफ लगेगा। लेकिन इस सब के बीच यूरोप को लेकर के जो उन्होंने संकेत दिया है कि 25% टैरिफ वहां पर भी लगेगा। एक तरफ तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के अमेरिका और यूरोप आमने सामने हैं, और अब ये टैरिफ की बात, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरे ख्याल में ट्रंप का जो रवैया है वो कुछ नया एक संगठन बनाने की ओर संकेत देता है। आपने जैसे बहुत सही कहा कि पॉलिटिक्स के मामले में उन्होंने यूरोप को चेतावनी दिया कि यूक्रेन का जो युद्ध है उसको समाप्त करना की जरूरत है, और इसके लिए उन्होंने रूस के साथ डायरेक्ट बातचीत करने की शुरुआत भी की है। और उस बातचीत में ना यूक्रेन था, ना ही यूरोपियन यूनियन को उन्होंने आमंत्रण किया। अब इसके बाद पॉलिटिक्स को छोड़कर वो अभी इकोनॉमी की ओर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने पहले ही ये संकेत किया था कि अमेरिका का जो नुकसान हो रहा है वो बाकी देश का लाभ के वजह से हो रहा है, और इसलिए बाकी देशों को ये जरूरी है कि उनका टैरिफ बढ़ाना है ताकि अमेरिका का जो क्षति है, जो लॉस है, वो कुछ हद तक कम हो। आप ये भी सोचिए, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका फर्स्ट उनका पॉलिसी है, और इसमें अमेरिका फर्स्ट में वो ये भी चाहते हैं कि आज तक इनकम टैक्स जो है, पर्टिकुलरली जो बहुत अमीर लोग हैं अमेरिका के, उनको और घटाया जाए। तो अगर अमेरिका का इनकम टैक्स अगर घटाना है तो किसी और तरह से तो उनको इनकम लाना होगा, और ट्रंप ने यह तय किया है कि वो बैलेंस, संतुलन लाने के लिए वो टैरिफ बढ़ा देंगे। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं जो यूरोपियन यूनियन है उसका गठन ही अमेरिका को टक्कर देने के लिए हुआ था। मेरे ख्याल ट्रंप काफी कुछ कह जाते हैं, लेकिन शायद उसका उतना मतलब नहीं होता है। ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि ट्रंप एक मैक्सिमलिस्ट नेगोशिएटर की ओर से सामने आते हैं। तो ये अभी उनका शुरुआत का एक कहना है, बट मेरे ख्याल ये सही नहीं है कि यूरोप को अमेरिका के खत्म करने के लिए बनाया गया था। यूरोप का जो संगठन बना था वो एक इकोनॉमिक यूनियन था, उसमें जो पॉलिटिकल जो कंसोलिडेशन था वो सही हद तक नहीं हुआ था, और ये होने की बहुत जरूरी है। ट्रंप जब कह रहे हैं कि नेटो में आपको ज्यादा जिम्मेदारी लेना चाहिए, वो यही कह रहे हैं कि आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ओर और जानना चाहिए। तो मेरे ख्याल एक तरफ से वो कहे कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, दूसरी तरफ से अगर वो कहे नहीं, ये शायद सही नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल ये जो टैरिफ वॉर जो है, ये ना सिर्फ यूरोप और अमेरिका के बीच होगा, क्योंकि इसका रेपरकशंस बाकी देशों में भी होगा। क्योंकि आज के अभी जमाने की में जो खबर है उसमें ये पता चल रहा है कि यूरोप के अंदर जो स्टॉक मार्केट हैं वो काफी गिर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद, जो उन्होंने संकेत दिया है टैरिफ लगाने के। और यूरोप के नेताओं के ओर से भी इस तरह के बयान आ रहे हैं कि वो भी इसका पलटवार करेंगे। तो आने वाले दिनों में किस ओर जाता हुआ दिखता है अमेरिका और यूरोप का ये अब एक तरह से ट्रेड वॉर की ओर दोनों जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर ये ट्रंप ने अगर ये ऐलान जो उन्होंने जो संकेत दिया है उसको अगर वो कंफर्म कर देते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करके, और अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यूरोप ने कहा है वो फौरन और गंभीर रूप से वो भी रिटेलिएट करेंगे। और अगर ये
नेगोशिएशन चलता रहा तो ट्रेड वॉर दोनों साइड को बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेड इन गुड्स दोनों देश का $975 बिलियन का है, और उनका जो ट्रेड इन सर्विसेज है वो भी $700 बिलियन से ज्यादा का है। तो इतना ज्यादा जब पैमाने का उन दोनों के बीच जो है घनिष्ठ एक नाता है इकोनॉमिक, उसमें बहुत भारी आघात होगा। लेकिन इसमें एक और भी चीज है, क्योंकि और देशों का इसमें से कुछ फायदा भी हो सकता है। हालांकि संजय जी अभी पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, किनका फायदा हो सकता है? जो देशों का कंपेरेटिव एज है, जो कि उन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। आप देखिए कि उन्होंने अभी तक बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने ऑटोमोबाइल्स का, केमिकल्स का, कुछ फूड प्रोडक्ट्स के बाद कहा है। ये हो सकता है कि देश इसमें से फायदा कर सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चीन का जो है उनको 10% एडिशनल टैरिफ लगाया जा रहा है, तो इससे जैसे कि इंडिया को एक कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, तो हमें ठीक है सर। अभी एक खबर और आ रही है, वो ये है कि जो मैक्सिको और कनाडा पे 25% टैरिफ लगाने की बात उन्होंने रोक दी थी कुछ दिनों के लिए, अब उनका कहना है कि 4 मार्च से ये टैरिफ लगेगा। चीन पे पहले 10% टैरिफ लगाया था, अब उनका कहना है कि 10% और टैरिफ लगेगा। तो जल्दी से संक्षेप में इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं सोच रहा हूं कि ट्रंप अभी बहुत मैक्सिमलिस्ट पोजीशन में है, नेगोशिएशंस की ओर जा रहे हैं। उनका मेक्सिको का लीडर के साथ फोन पे बात हुआ है, लेकिन पर्सनल बातचीत नहीं हुआ है। अभी कुछ दिनों में पहले मैक्रो आया था यूरोप से। नहीं, वो कहते हैं कि वो ड्रग्स जो वहां से आती थी उन देशों से, वो रोक नहीं पा रहे हैं उनको। बातचीत के बाद ये स्पष्ट होगा कि वो किस हद तक जाते हैं, लेकिन ये काफी स्पष्ट है कि वो टैरिफ का एक वेपन यूज करना चाहते हैं, और ये हमें जान लेना चाहिए कि दोनों देशों के साथ, दोनों तरफ के लिए हानिकारक होगा। लेकिन कुछ और ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. बुआई का टाइम है, कुछ पैसे देंगे? नए औजार लाने हैं, पैसे ब्याज से उठाने पड़ेंगे। खाद खरीदना है, कुछ पैसे मिलेंगे? कितना घायल होता था किसान का स्वाभिमान जब जब वो लेता था पैसे उधार। पर अब वो दौर नहीं। 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे किसान के बैंक खाते में डाल रहे हैं रुपए 6,000 पीएम किसान सम्मान निधि के। छोटे किसानों को पीएम किसान ने दी नई ऊर्जा। महिला किसानों की भी खेती में बढ़ी भागीदारी। बीज से बाजार तक किसान के साथ हर कदम खड़े रहे पीएम मोदी। एमएसपी पर ऐतिहासिक खरीद हुई। समय पर किफायती और पर्याप्त खाद मिलता रहा। देश का कृषि बजट कई गुना बढ़ा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप से सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार बढ़ा। सॉइल हेल्थ कार्ड बढ़े। अधिक पैदावार वाली बीज की किस्में बढ़ी। तभी तो आज किसान का साहस बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। पीएम किसान के 6 वर्ष, किसानों का उत्कर्ष। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light.
Drive smarter and fuel your savings. जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र में भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए। यहां पाकिस्तान के कानून मंत्री ने कश्मीर का जिक्र किया तो भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। इस सम्मेलन में भारत की ओर से पाकिस्तान के सामने जम्मू और कश्मीर की हकीकत रखी गई। ये रिपोर्ट देखिए। मानवाधिकारों का हनन, आतंकवाद को विदेश नीति के तौर पर इस्तेमाल कर मासूम जिंदगियों को छीन लेने वाले पाकिस्तान की हर उस मंच का दुरुपयोग करने की आदत है जिसका गठन मानव कल्याण के लिए हुआ है। हालांकि हर बार लताड़ खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इस बार भी उसने फिर वही गलती दोहराई तो भारत ने दुनिया के सामने नंगा कर उसे चुप करा दिया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र में पाकिस्तान के कानून मंत्री ने जब कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का राग अलापा तो भारत के पलटवार से बगले झांकने लगे। भारत के स्थायी मिशन के क्षितिज त्यागी ने कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान के नेता अपने सैन्य आतंकवादी परिसर द्वारा थमाए गए झूठ फैलाना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश जिसकी नीतियों में ही मानवाधिकारों का हनन शामिल है, वहां अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन भी हो रहा है, बेशर्मी से आतंकवादियों को पनाह भी दी जा रही है, तो ऐसा देश पाकिस्तान किसी को उपदेश देने की स्थिति में नहीं है। उसे भारत के बजाय अपने लोगों को न्याय देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्षितिज त्यागी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भारत के अभिन्न अंग हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में हुई अभूतपूर्व राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तरक्की खुद ही सब कुछ बयां कर रही हैं। त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को अपना मुखपत्र बताकर संगठन का मजाक उड़ा रहा है। पिछले कई सालों से भारत ओआईसी और पाकिस्तान के संबंधों पर सवाल उठा रहा है। ओआईसी एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 57 देश शामिल हैं। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना और मुस्लिम देशों के हितों की रक्षा करना है। साल 2022 में ओआईसी के महासचिव ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान कश्मीर पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया था। भारत ने इसकी कड़ी निंदा की थी। क्षितिज ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सहायता के भरोसे जीवित है, इनके बयानों में पाखंड है और ये अमानवीयता से भरे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संगठन का समय एक असफल राज्य द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। फॉर्मर एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजय जी, पाकिस्तान क्यों बार बार पाकिस्तान को चिंगोटी काटने लगती है और पाकिस्तान कश्मीर का जिक्र करने लगता है? क्या करे, पाकिस्तान भी आदत से मजबूर है। लेकिन आप देखेंगे कि हाल में पाकिस्तान का जो ये आदत है, बाकी देश इसका कोई परवाह नहीं करते हैं। ये जरूरी है कि जब वो बार बार इसका दोहराते हैं, कश्मीर के बारे में, हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में, हमारे माइनॉरिटीज के बारे में, ये जरूरी है कि उनको सही हमारा जो स्थिति है उसके बारे में हम उन्हें बता दें। लेकिन ये सही है कि आज के दिन में बाकी देशों का पाकिस्तान का जो ये बयान होता है उसके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। आप देखिए यूएन के दर्जे पे तो आज कोई भी उसको समर्थन नहीं देता है। एक सिर्फ संगठन रह गया है जो कि है ओआईसी, जहां पे पाकिस्तान ने एक जम्मू एंड कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप बना रखा है, उसमें 5 सदस्य है। वो 5 सदस्य बढ़ाते रहते हैं लेकिन इसको आगे बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। अब देखिए 370 का एब्रोगेशन के बाद जम्मू और कश्मीर में हमारे स्थिति कितना सुधर चुका है, स्टेबिलिटी की ओर जा चुके हैं। अभी हमारा वहां पे इलेक्शंस भी हुआ है। तो बाकी दुनिया के लोग को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का क्या एक्चुअल स्थिति है। ये पाकिस्तान आदत से कहते रहते हैं लेकिन उसका कोई परवाह नहीं करते हैं कोई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 26/11 के जो आरोपी हैं उनको कटघरे में खड़े करने की बात करें,
पठानकोट में हमला हुआ था उनको कटघरे में खड़े करने की बात करें, या पाकिस्तान की खुद की जो आर्थिक स्थिति है, या पाकिस्तान के एक हिस्से में चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर की बात करें, वहाँ जिस तरह से आतंकवाद पनप रहा है, ये पाकिस्तान खुद आतंकवाद का पोषक है। और उसके बाद पाकिस्तान क्यों इस तरह से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश करता है क्या? अब देखिए, पाकिस्तान, आपने सही कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म का एक एपी सेंटर बन चुका है। वहां पे ना सिर्फ ये आइडियोलॉजी वो फैलाते हैं, लेकिन वहां से जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं वो बाकी जगह में जाकर ये सब आतंकवादी का काम करते हैं। आपको याद होगा कि बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही पाया गया था और वहीं पे उसको मारा गया था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे गए थे, और उन्होंने जो बातचीत हुआ उसके बाद वो मिस्टर राणा का जो वापस लाने का जो समर्थन दिया है अमेरिका ने, ये भी संकेत है कि पाकिस्तान का जो पुराना रवैया था वो आज नहीं चल रहा है। हालांकि ये सही है कि उनका जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, आईएसआई का कंट्रोल है, और वो लोग चाहते हैं कि आतंकवाद से वो दहशत फैलाए रखे, और हमारे देश में भी वो कोशिश करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का, अब देखिए जैसे FATF जो है, जो कि फाइटिंग द फाइनेंस अगेंस्ट टेररिस्ट, उसके बारे में भी पाकिस्तान वॉच लिस्ट पे रहा था। और अभी जो सैंक्शंस कमेटी के काफी सारे लोग जो सैंक्शंस कमेटी में जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो अभी भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो ये प्रैक्टिस है कि टेररिज्म को बढ़ाना, ये जब तक उनका मिलिट्री का कंट्रोल रहेगा ये चलता रहेगा, लेकिन इसका सपोर्ट कम हो रहा है। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही विषयों पर आपने अपना जो महत्वपूर्ण विश्लेषण है वो हमारे दर्शकों के सामने रखा। अभी हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में। आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ऑस्कर विजेता अभिनेता जीन हैकमैन, उनकी पत्नी बेट्सी अराकावा और उनका कुत्ता न्यू मैक्सिको में अपने घर में मृत पाए गए हैं। मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जीन हैकमैन को 5 बार ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था और उन्होंने द फ्रेंच कनेक्शन और अनफॉरगिवन जैसी फिल्मों के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। इसके अलावा उन्होंने 2 बाफ्टा पुरस्कार और 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी जीते थे।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एफएसबी की एक बैठक में कहा कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान को अस्वीकार नहीं करता है। पुतिन ने कहा कि मॉस्को और अमेरिका सहयोग स्थापित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ पश्चिमी अभिजात वर्ग बातचीत को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ शुरुआती संपर्कों ने आशा की किरण दिखाई है। ऑस्ट्रिया में 5 महीने पहले हुए चुनाव में सर्वाधिक मत वाली दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार नहीं बना पाने के बाद देश के 3 दल ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी, सोशल डेमोक्रेट्स और न्यूज गठबंधन करने पर सहमत हो गए हैं। न्यू पीपल्स पार्टी के नेता क्रिश्चियन स्टॉकर के चांसलर बनने की संभावना है। आतंकवादी समूह हमास ने कहा है कि 4 इजरायली बंधकों के शवों के बदले में कई 100 फिलिस्तीनियों को इजरायली जेलों से रातों रात रिहा किए जाने के बाद वे गाजा में युद्ध विराम के दूसरे चरण पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। जापान में जनसंख्या का संकट लगातार गहराता जा रहा है। 2024 में देश में केवल 7,20,988 बच्चे पैदा हुए। ये 2023 की तुलना में 5% की गिरावट है। वहीं बीते 125 साल में यह सबसे कम संख्या है। राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट के कारण ईरानी अधिकारी फिर से क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन एक्सचेंजों पर नकेल कस रहे हैं। पिछले महीने सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान ने अचानक सभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में रियाल भुगतान बंद कर दिया था। थाईलैंड ने मानवाधिकार समूहों के विरोध के बावजूद लगभग 40 उइगर मुस्लिमों को चीन के शिनजियांग क्षेत्र में निर्वासित कर दिया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को चिंता है कि वापस लौटने पर निर्वासित लोगों को यातना, दुर्व्यवहार का सामना करना होगा।